हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग प्राचीन इतिहास का यह पार्ट 2 है, जिसका पहला पार्ट हो चुका है। इसमें पहले पार्ट में प्राचीन इतिहास के कुछ प्रश्नों पर चर्चा किए गए थे, और इसमें दूसरे इतिहास में, प्राचीन इतिहास में मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक, माने मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक की चर्चा की जाएगी। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो भी बनेंगे उस सभी का रिवीजन कराऊंगा, तो मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए मैं शुरू करता हूं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा। क्षेमेंद्र क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? प्रश्न है क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बृहत कथा मंजरी। बृहत कथा मंजरी जो है, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? तो बृहत कथा मंजरी। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो मेगास्थनीज ने। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दहित्र कहा जाता है? किस गुप्त शासक को लिच्छवी दहित्र कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दहित्र कहा जाता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न जो है, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते हैं? गुप्त काल में हस्ती सेना के प्रधान को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महापी लुप्ती। महापी लुप्ती कहा जाता है। गुप्त काल में हस्ती सेना के प्रधान को महापी लुप्ती कहा जाता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से महिला संत थी? निम्नलिखित में से कौन सी महिला संत थी? तो मीरा भी महिला संत थी, अंडाल भी, क्राइकल भी। यानी इसमें हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें सभी, इसमें जो सभी जो थी वह महिला संत थी। मीरा भी, अंडाल भी और क्राइल भी, यह तीनों जो थी महिला संत थी। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, धम्म की शुरुआत किसने की थी? धम्म, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये धम्म की शुरुआत अशोक ने किया था। किसने किया था? धम्म की शुरुआत अशोक ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती थी? तो समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपोलियन के से समुद्रगुप्त की तुलना की जाती थी। इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? देखिए, तो बहुत अच्छा प्रश्न है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला में हो गया था। श्रवणबेलगोला, यानी श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई? श्रवणबेलगोला, जो कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? तो यह जैन धर्म को मानने वाला था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाला था। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बृहदत्त। बृहदत्त, मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहदत्त था। बृहदत्त था। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्यकालीन टकसाला का प्रधान कौन था? मौर्यकालीन टकसाला का प्रधान कौन था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पन्याध्यक्ष। पन्याध्यक्ष जो था मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान था। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान पन्याध्यक्ष था। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी?
तो मौर्य वंश की राजधानी यह पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न है मौर्यकालीन कलिंग राज कहाँ अवस्थित है? तो कलिंग जो है वह उड़ीसा में अवस्थित है और एक कलिंग युद्ध हुआ था, वह हुआ था बहुत ही मतलब वह युद्ध बहुत ही भयानक युद्ध था, कलिंग का युद्ध हुआ था, ठीक है ना, जो उड़ीसा में हुआ था। इसी में अशोक को समझ में आया कि युद्ध करना बहुत बेकार है, कलिंग का युद्ध बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है मौर्य प्रशासन में समहर्ता कौन था? तो मौर्य प्रशासन में समहर्ता कौन था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा यह राजकीय कर संग्रह अधिकारी। मौर्य प्रशासन में समहर्ता जो था राजकीय कर संग्रह अधिकारी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ठीक है ना। यह जो प्रश्न है हम इतिहास के सीरीज को चला रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लग रहा है। मौर्य काल में ब्रह्मदेव क्या था? मौर्य काल में ब्रह्मदेव क्या था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भूमिदान, माने भूमि दान करने वाला को ब्रह्मदेव कहा जाता था। ब्रह्मदेव, ऑप्शन सी हो जाएगा, भूमि दान करने वाले को ब्रह्मदेव कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो अशोक का जो व्यक्तिगत धर्म था वह बौद्ध धर्म था। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और अपने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट प्रश्न है अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था? तो वही सिंहल द्वीप मतलब श्रीलंका को कहा जाता है। सिंहल द्वीप मतलब श्रीलंका को अशोक ने अपनी पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए, माने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका को भेजा था, जिसको सिंहल द्वीप कहा जाता है। श्रीलंका को क्या कहा जाता है? सिंहल द्वीप। इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। नेक्स्ट है अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? अशोक किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर अपने, तो उपगुप्त। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक ने क्या बन गया, मतलब बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और इन्होंने युद्ध को त्याग दिया। नेक्स्ट प्रश्न है राजगीर की नगर वधु का नाम क्या था? राजगृह के नगर वधु का क्या नाम था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सालवती। राजगृह के नगर वधु का जो नाम था वह सालवती था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सालवती। नेक्स्ट प्रश्न है किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिसे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है? किसने लिखा था कि वास्तविक सुकर्म वह है जिसे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कौटिल्य ने इस चीज़ को लिखा था कि वास्तविक सुकर्म वह है जिसे प्रजा सुखी और प्रसन्न हो। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी, माने चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी तोसाली। तोसाली जो था कलिंग की राजधानी था मौर्य काल के समय में, ऑप्शन सी तोसाली हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, क्योंकि यह जो है प्राचीन इतिहास के प्रश्न हैं, इसको ध्यान से आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ध्यान से आप लोग देखते चलिए, क्योंकि प्राचीन इतिहास के जो भी प्रश्न बन रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो बहुत सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ़ायदा करेंगे। अगर आप टीचर की बहाली में फॉर्म भरे हुए हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो जाए।
नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके सामने है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा कि आर्यभट्ट कहाँ का वासी था। बहुत अच्छा प्रश्न है। आर्यभट्ट पहले क्या था समझिए। आर्यभट्ट को गणित का पिता कहा जाता था। गणित का पिता किसे कहा जाता है? आर्यभट्ट को कहा जाता है। और शून्य का आविष्कार भी आर्यभट्ट ने ही किया था। शून्य का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। और इन आर्यभट्ट का जो जन्म हुआ था वह पटना में हुआ था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना। आर्यभट्ट कहाँ के निवासी थे? पटना के निवासी थे। आर्यभट्ट को गणित का पिता कहा जाता है। शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। पाई का खोज आर्यभट्ट ने किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय नगरीकरण में के नगरों को क्या कहा जाता है? द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? तो लौह युगीन नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लौह युगीन नगर कहा जाता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बोगजा कोई का अभिलेख। बोगजा कोई का अभिलेख जो है भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख है, बोगजा कोई। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोगजा कोई। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, मेगास्थनीज ने किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आए थे? तो यह सेलुकस निकेटर के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आए थे। सेलुकस निकेटर जो सिकंदर का सेनापति था, सेलुकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था, इसी के मतलब राजदूत के रूप में मतलब आए थे कौन? मेगास्थनीज। नेक्स्ट प्रश्न है, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? माने कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 13वें शिलालेख में किया गया है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी, 13वें शिलालेख में अशोक कलिंग के युद्ध का वर्णन किया गया है। कलिंग का युद्ध बहुत ही भयानक युद्ध था। इसका वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो 13वें शिलालेख में किया गया। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 13वें। नेक्स्ट प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा, चीनी यात्री फहियान किस शासक के काल में भारत आया था? माने चीनी यात्री फहियान किस शासक के काल में भारत आया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य द्वितीय। ऑप्शन बी हो जाएगा विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फहियान भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासक के दरबार में आया था मेगास्थनीज। ध्यान दीजिएगा, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एरन अभिलेख में। कौन सा अभिलेख में? एरन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एरन अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वानभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासक का शासन काल का वर्णन किया गया है? वानभट्ट की रचना कादम्बरी की रचना वानभट्ट की रचना कादम्बरी में किस काल का वर्णन किया गया है? तो इस प्रश्न में आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के काल का वर्णन किया गया है। ऑप्शन डी। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वानभट्ट में हर्षवर्धन के काल की रचना किया गया है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त संवत। बहुत अच्छा प्रश्न है, गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो गुप्त संवत जो था कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? यह शुरू किया गया ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा शुरू किया गया था। 319 से 20 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की गई थी चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवत की शुरुआत की गई थी 319 से 320 के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचतंत्र की रचना किसने की है? तो पंचतंत्र की रचना किसने की है? तो विष्णु। ऑप्शन डी हो जाएगा, विष्णु शर्मा ने
पंचतंत्र की रचना की है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त। ऑप्शन डी, कुमार गुप्त जो थे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे और इसको ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने, नालंदा विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता था। गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। भारतीय इतिहास में किस काल को स्वर्ण काल? तो गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। 4 प्रशंसनीय विवाह और 4 निंदनीय विवाह, यानी 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। 4 प्रशंसनीय विवाह और 4 अप्रशंसनीय विवाह या निंदनीय विवाह की चर्चा किया गया है। यानी अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाह की चर्चा। ध्यान से देखिएगा अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? देखिए अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने किया था तो पता है, लेकिन कब किया गया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र की रचना किया गया था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र की रचना किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे कौन? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेनसांग जो थे वह नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। हेनसांग कहाँ के छात्र थे? नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे हेनसांग। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। से देखिएगा कि किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? इस बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है समुद्रगुप्त। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है। कैसी लिपि का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया। कैसी लिपि? तो खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक के अभी तक 44 अभिलेख प्राप्त है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि अशोक के अभी तक 44 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा श्रीलंका में। श्रीलंका में जो था, श्रीलंका को अपने बेटा महेंद्र को और अपनी पुत्री संघमित्रा को अशोक ने धर्म प्रचार के लिए भेजा था। नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से देखिएगा जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई? जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा तक्षशिला से। ऑप्शन ए, तक्षशिला से जीवक ने वैद्य की शिक्षा पाई, तक्षशिला विश्वविद्यालय से। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे जीवक कहाँ का रहने वाला था? जीवक कहाँ का रहने वाला था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जीवक जो था राजगिरी का रहने वाला था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जीवक राजगिर का रहने वाला था और उन्होंने अपनी शिक्षा तक्षशिला से प्राप्त किया था। नेक्स्ट है जीवक की ख्याति किस रूप में थी? जीवक का ख्याति किस रूप में थी? तो जीवक जो था एक वैद्य के रूप में था। ऑप्शन सी हो जाएगा जीवक एक वैद्य के रूप में था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा अंग राज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है?
अंगराज बिहार आधुनिक बिहार के किस जिले में स्थित? तो अंग जो है, अंग अभी जो है भागलपुर में अवस्थित है। ऑप्शन डी, अंग जो है अभी भागलपुर में अवस्थित है। अंग बिहार अंग जो राज्य था पहले, अभी बिहार के किस जिले में है? तो भागलपुर जिले में है। इस प्रश्न का आंसर हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो बिंबिसार का संबंध, बहुत अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन बी, हर्यक वंश से था। बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। देखेंगे, जरासंघ का संबंध किस वंश से था? तो जरासंघ का संबंध भी बृहद्रथ वंश से था। बृहद्रथ वंश से था जरासंघ का संबंध बृहद्रथ वंश से था। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का। तक्षशिला किस राज्य में अवस्थित है? तक्षशिला किस राज्य में अवस्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, तक्षशिला किस राज्य में अवस्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, तक्षशिला जो है गांधार राज्य में अवस्थित है। गांधार राज्य में अवस्थित है तक्षशिला। नेक्स्ट प्रश्न है, सेलुकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? सेलुकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य से सेलुकस ने अपनी पुत्री का विवाह किया था, सेलुकस ने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13वें शिलालेख में धर्म विजय का उल्लेख किया गया है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कालिदास किसके समकालीन थे? तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। कालिदास ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो मगध की प्राचीन राजधानी ऑप्शन बी, राजगृह थी। मगध की राजधानी राजगृह थी। अब मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगृह। मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? तो मगध का प्राचीनतम राजवंश हर्यक वंश था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? हर्यक वंश था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हर्यक वंश। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उदयन ने। उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी सर्वप्रथम राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था? तो गंगा, सोन, पुनपुन, इसमें से सभी के संगम पर। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना किए थे उदयन ने। पाटलिपुत्र की प्रथम राजधानी बनाया था उदयन ने तीनों नदी के संगम, गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, रथ मुसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मगध। ऑप्शन सी मगध हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर मगध हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ताम्रलिपि बंदरगाह अवस्थित था कहाँ? ताम्रलिपि बंदरगाह बंगाल में अवस्थित था। ऑप्शन सी हो जाएगा, बंगाल में अवस्थित था ताम्रलिपि बंदरगाह। नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेख कौन है? इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो हरिसेन। इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हरिसेन। नेक्स्ट प्रश्न है, चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? तो इस प्रश्न का आंसर तक्षशिला विश्वविद्यालय में। चाणक्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अपना शिक्षण अध्ययन किया था। मैंने पढ़ाई लिखाई कहाँ किया था? तक्षशिला विद्यालय में। चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, क्योंकि अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। किनको? चाणक्य को। और चाणक्य ने अपनी पढ़ाई कहाँ की थी? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, ध्यान से देखेंगे, प्राचीन भारत में
उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? प्राचीन भारत में उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मगध में। मगध में जो था उदंतपुरी विश्वविद्यालय अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? मगध में। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मगध में। नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 78 ईस्वी से शक संवत की शुरुआत मानी जाती है। 78 ईस्वी से शक संवत की शुरुआत मानी जाती है। शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? 78 ईस्वी से। ध्यान से, विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु थी कौन सी? तो विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु चांदी था। कौन सा था? चांदी थी जो विश्व में पाई जाने वाली प्रथम धातु थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी कौन? तो भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि जो थी वह ब्राह्मी लिपि थी। कौन सा? ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त से है। समुद्रगुप्त से है। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो समुद्रगुप्त से हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा इस तरह का मैं सीरीज लेकर आऊँ। अगर आप बताइएगा तो मैं इतिहास के बहुत सारे प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव का सीरीज लेकर आऊँगा। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।